नमस्कार, मैं नवनीत श्रीवास्तव। भारतीय संविधान का निर्माण, इस क्रम में आज हमारा ये तीसरा वीडियो है और संविधान के विकास और निर्माण के लिए संविधान निर्माण से पूर्व जिन जिन अधिनियमों की आवश्यकता थी, जहाँ से हमने जो लिया उसका हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमने आपको 1919 के अधिनियम से जो भी हमारे संविधान में स्रोत थे उनको हमने बताया है। आज हमारा संविधान के विकास और निर्माण में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पारित किया गया था। 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण बात भारत में संघीय शासन की स्थापना थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने हेतु जो प्रयास किया गया था, इसी क्रम में 1935 के अधिनियम को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 अपने आप में जटिल अधिनियम था, किंतु हमारे संविधान का जो ढांचा है वो बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर निर्भर करता है। आज हम यहाँ 1935 के अधिनियम की प्रमुख प्रावधान और इन प्रावधानों को देखेंगे, कौन कौन से प्रावधान थे और हमने इनके द्वारा क्या क्या संविधान में योगदान उनका सहयोग लिया है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली का प्रस्ताव रखा। मुख्य मुद्दा इसका यही था कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली का या संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं इस अधिनियम में। तो पहला प्रावधान इसका आता है, इस अधिनियम में प्रस्तावित इस अधिनियम में प्रस्तावित 1919 के अधिनियम में प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, संघ में सभी ब्रिटिश भारत के प्रांतों, ब्रिटिश भारत का मतलब है जिन प्रांतों पर ब्रिटिश का सीधा सीधा आधिपत्य था, सीधे उसके नियंत्रण में थी, उनको ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था। एवं मुख्य आयुक्त के प्रांतों, और दूसरे थे मुख्य आयुक्त नियंत्रित प्रांत, एवं मुख्य आयुक्त के प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था। होना अनिवार्य था, यानी ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, यानी जो ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में थे, और आयुक्त नियंत्रित जो प्रांत थे, इनका भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य था। हाँ, वैकल्पिक अगर व्यवस्था थी तो कहाँ थी, किंतु देसी रियासतों, जो देसी रियासतें थीं, किंतु देसी रियासतों, जो देसी रियासतें थीं, इन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा आधिपत्य नहीं था। अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य था, लेकिन सीधा आधिपत्य नहीं था। इनको प्रिंसली स्टेट कहते थे।
प्रिंसली स्टेट, अर्थात देसी रियासतें, इनका सम्मिलित होना वैकल्पिक था, यानी ये इच्छा से अपनी से सम्मिलित हो सकती थी भारत संघ में, या नहीं होना चाहें तो नहीं भी हो सकती थी। देसी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। इसमें दो शर्तें थीं। ये जो प्रिंसली स्टेट थी, इसके लिए दो शर्तें थीं। सबसे पहली थी, इसमें दो शर्तें थीं। शर्तें क्या थीं इसकी? प्रथम थी, रियासत के प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि, नंबर एक थी शर्त इसकी, रियासत के प्रतिनिधियों में जो भी रियासत थी, इसके प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें, न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें। एक तो ये थी, यानी कि रियासत के प्रतिनिधि जो भी चुने जाते थे उनमें न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें, यानी कि जब चुनाव होता था तो रियासतों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते थे उनमें से वो रियासतें इसमें सम्मिलित होनी थी जो कम से कम आधे प्रतिनिधियों का चुनाव करती थीं। दूसरी शर्त इसकी एक थी, रियासतों की कुल जनसंख्या में से, दूसरी शर्त, ये पहली हो गई, ये दूसरी है, रियासतों की कुल जनसंख्या में से, जो भी रियासतें थी इसकी कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली, आधी जनसंख्या वाली रियासतें, ये दो प्रकार की रियासतें सम्मिलित हो सकती थी। एक तो जो चुनाव होते थे, निर्वाचन होते थे, इनमें आधे प्रतिनिधियों को चुनने वाली रियासतें और कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली रियासतें इसमें सम्मिलित हो सकती थी। यहाँ दूसरा इसका प्रावधान था 1935 के अधिनियम का, प्रशासन को दो भागों में विभक्त किया गया था। देखिए, यहाँ हम जो 1935 के अधिनियम के प्रावधान का उल्लेख कर रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, ये कभी कभी मन में भ्रम हो जाता है कि हम भारतीय संविधान का ही अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की हूबहू कॉपी है, इसलिए भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 1935 का अधिनियम जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि हम भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं। तो प्रशासन को दो भागों में विभक्त किया गया था, सुरक्षित और हस्तांतरित। दो भागों में, नहीं विषयों में ले लो, प्रशासन को दो विषयों में विषय थे। एक तो आरक्षित विषय
दूसरे थे हस्तांतरित। विषय, यानी प्रशासन को दो विषयों में विभक्त किया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, यानी कि रिजर्व और हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर्ड। इस प्रकार से दो प्रकार के विषय रखे गए थे इसमें। और जो आरक्षित थे वो कैसे थे? अब यहाँ सुरक्षित विषयों में कौन कौन से थे? सुरक्षित विषयों में यानी जो रिजर्व रखे गए थे उनमें सुरक्षित विषयों में वैदेशिक, जो भी वैदेशिक मामले होते थे उनसे संबंधित विषय सुरक्षित विषयों की श्रेणी में आते थे। दूसरे आते थे जनजातीय क्षेत्र, ये भी सुरक्षित मामलों के अंतर्गत आते थे। सुरक्षित विषय माने गए जनजातीय क्षेत्र। धार्मिक एवं रक्षा मामले, धार्मिक एवं रक्षा मामले ये आरक्षित विषय थे, यानी कि वैदेशिक, जनजातीय, धार्मिक और रक्षा मामले इनको रिजर्व या सुरक्षित विषय माना गया है। और इनका जो शासन होता था इन विषयों का, यानी जिनका शासन गवर्नर की कार्यकारी परिषद के द्वारा संचालित किया जाता था। इसकी कार्यकारी के द्वारा, जो कार्यकारी परिषद होती थी उसके द्वारा इसको संचालित किया जाता था, जो आरक्षित विषय या सुरक्षित विषय थे। और जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद होती थी, ये परिषद शासन के प्रति जवाबदेह नहीं होती थी, इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता था। यानी कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी वो केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इसके बाद आता है हस्तांतरित विषयों में वे सभी विषय थे जो हस्तांतरित विषय थे, उनमें वो सभी विषय थे जो सुरक्षित विषयों में नहीं थे। यानी आरक्षित विषयों में जो विषय नहीं थे वो सभी विषय हस्तांतरित विषयों में थे। जैसे कि सुरक्षित विषयों में वैदेशिक संबंध थे, जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक और रक्षा मामले, ये तो हो गए सुरक्षित। इसके अलावा जो विषय थे वो सभी विषय हस्तांतरित विषयों में थे। और हस्तांतरित विषयों का संचालन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद नहीं करती थी,
इसका संचालन किया जाता था गवर्नर जनरल के प्रशासन के कुछ मंत्रियों के द्वारा, जो मंत्री परिषद बनाई गई थी उसके द्वारा किया जाता था, और ये केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी थे। इनका निर्वाचन भी, यानी जो केंद्रीय मंत्री होते थे, इनका निर्वाचन व्यवस्थापिका के द्वारा होता था, और ये व्यवस्थापिका के प्रति, केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। तथा अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी आता था, अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन में पारित होने पर इन्हें त्याग पत्र भी देना पड़ता था। यानी यदि इन व्यवस्थापिका के द्वारा निर्वाचित मंत्री होते थे, मंत्री परिषद के सदस्यों को यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता था इनके विरुद्ध, तो इनको त्यागपत्र देना होता था। सभी विषय 3 सूचियों, जितने भी विषय थे, इसका तीसरा प्रावधान है, सभी विषय 3 सूचियों में विभक्त थे, जो कि आज भी हमारे संविधान में मौजूद हैं। और ये सबसे पहली सूची आती है केंद्रीय सूची, जिसको यूनियन लिस्ट कहा जाता था। इसमें 59 विषय थे, 59 विषय थे केंद्रीय सूची में। इसके बाद दूसरा आता है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और इसमें 54 विषय सम्मिलित थे। और आती है समवर्ती सूची, कंसर्न्ड लिस्ट, इसमें आते थे 36 विषय। केंद्र सूची के 59 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्रीय व्यवस्थापिका को था। समवर्ती सूची के 54 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य को था। और इसके बाद जो समवर्ती सूची थी, इस पर इनके जो 36 विषय थे, इन 36 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को संयुक्त रूप से था। और इसके बाद जो अविशिष्ट शक्तियां थीं वो वायसराय को दी गई थी। इसका चौथा इसका प्रावधान है, प्रांतों को स्वतंत्र आर्थिक शक्तियां एवं संसाधन दिए गए थे। जो भी प्रांत थे इनको स्वतंत्र आर्थिक शक्तियां और संसाधन दिए गए थे अपना विकास करने के लिए, अपने यहाँ का शासन का संचालन करने के लिए। तो स्वतंत्र आर्थिक शक्तियां एवं संसाधन इनको दिए गए थे प्रांतों को। प्रांतीय सरकारें अपनी स्वयं की साख पर, जो भी प्रांतीय सरकारें होती थी, इनकी स्वयं की क्रेडिट या साख पर धन उधार ले सकती थी। जिस प्रांतीय सरकार की जैसी साख थी वो उस हिसाब से धन उधार ले सकती थी। प्रांतों को स्वायत्तता एवं पृथक विधिक पहचान बनाने का अधिकार प्रदान करना, यानी जो भी प्रांत थे वो स्वायत्त होते थे और पृथक विधिक पहचान बनाने का उनको अधिकार था। अलग से वो अपने लिए कानून निर्मित कर सकते थे। और इसका 5वां प्रावधान है, गवर्नर प्रांत में ताज का मनोनीत प्रतिनिधि होता था। जो भी गवर्नर होता था वो प्रांत में क्राउन का मनोनीत प्रतिनिधि होता था, नॉमिनेटिव रिप्रेजेंटेटिव होता था गवर्नर। क्योंकि ताज, यहाँ शासन तो क्राउन के अनुसार ही चल रहा था, ब्रिटिश ताज के अनुसार चल रहा था। जो महासचिव ताज यानी क्राउन की ओर से समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता था। गवर्नर ही क्राउन की ओर से सारी नीतियों का संचालन करता था। यदि गवर्नर यह अनुभव करे कि प्रांत में जो शासन है संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, गवर्नर को ऐसा लगे कि प्रांत में शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो प्रशासन का अधिकार वह अपने हाथ में ले सकता था। प्रशासन का अधिकार वो अपने हाथ में ले सकता था। जिस प्रकार अगर हम इसी को अपने आज के वर्तमान संविधान में रख के देखें तो आज प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होता है, जो कि चूँकि अब क्राउन तो नहीं है लेकिन राष्ट्रपति हमारे यहाँ ज़रूर है। तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में एक एक गवर्नर प्रत्येक राज्य में होता है। और वो ये देखता है कि यदि किसी भी राज्य में संविधान के अनुसार या संविधान के अनुरूप कोई शासन नहीं चल रहा है, संविधान का वहाँ उल्लंघन हो रहा है, ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति को सूचित करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है, जो कि हमें 1935 के अधिनियम से ही प्राप्त हुआ है। सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका एक और प्रावधान है, सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। जो भी सांप्रदायिक वर्ग थे, जैसे अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम थे,
सिख थे, ईसाई थे और आंग्ल यूरोपीय थे। इन सब लोगों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। अधिनियम में मतदाता मंडलों का निर्धारण सांप्रदायिक निर्णय तथा पूना समझौते के अनुसार किया गया था। यानी जो भी अधिनियम था, इस अधिनियम में यानी 1935 के अधिनियम में मतदाता मंडलों का निर्धारण सांप्रदायिक निर्णय, ये सब पूना समझौते के अंतर्गत हुआ था। जो पहले पूना में समझौता हुआ था उसी के आधार पर मतदाता का या मतदान का मंडलों का गठन होना था, उसी के आधार पर था। एक और प्रावधान था, सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। जितने भी सदस्य होते थे केंद्रीय व्यवस्थापिका के या राज्यों के, इनका निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। मताधिकार में वृद्धि की गई थी, मताधिकार बढ़ा दिए गए थे। पहले केवल पुरुषों को मताधिकार थे, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्त्रियों को भी मत देने का अधिकार मिल गया था, समान अधिकार मिल गया था इनको। सभी प्रांतीय विषयों का संचालन मंत्रियों द्वारा किया जाता था। जितने भी प्रांत के विषय होते थे इनका संचालन वहाँ के मंत्रियों के द्वारा किया जाता था। ये मंत्री एक प्रमुख के अधीन कार्य करते थे। प्रमुख का मतलब होता था एक मुख्यमंत्री और सारे मंत्री होते थे, जिसका प्रतिरूप हमें आज दिखाई देता है। किसी भी राज्य में मंत्रियों के द्वारा शासन का संचालन होना, वहाँ एक प्रमुख यानी मुख्यमंत्री होना, जो आज हमारे संविधान में दिखाई देता है, प्रतिबिंबित है। मंत्री अपने विभाग के प्रति जवाबदेह होते थे। जो भी मंत्री होते थे, जिस विभाग का मंत्री है वो अपने विभाग के प्रति या विभाग का जवाब देने के लिए वही उपस्थित होता था। किसी मामले में दोषी पाए जाने पर व्यवस्थापिका में उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता था। जो भी मंत्री होते थे, यदि वो किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो विभाग में उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया जा सकता था, महाभियोग भी लगाया जा सकता था, जिसके कारण उन्हें पद त्यागना पड़ता था। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। जो द्वैध शासन था उसको प्रांतों में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा, तथा उन्हें स्वतंत्र और स्वशासन का अधिकार दिया गया था। प्रांतों को स्वतंत्र और स्वशासन का अधिकार दे दिया गया था। वो स्वतंत्र थे और स्वयं का शासन कर सकते थे। किंतु गवर्नर के विशेष अधिकार अभी भी बने रहे। चूँकि गवर्नर क्राउन का प्रतिनिधि था तो उसके जो विशेषाधिकार थे वो अभी भी बने रहे थे। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय फेडरिक कोर्ट 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। एवं संघीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं केवल रिजर्व बैंक कह सकते हैं इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी नहीं है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था तब इसका नाम आया था। तो केंद्र में एक संघीय न्यायालय फेडरिक कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई थी और रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। वैसे इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी रिजर्व बैंक की, और फेडरिक कोर्ट की 1937 में हुई थी। ये दो यहाँ मुख्य बातें हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा दो चीज़ें और आ गई थी, एक तो संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक। अगला प्रावधान है संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग व 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम यूपीएससी, दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग जिसको अपन स्टेट के लिए उस पर मानते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। और इसके अलावा 1 से अधिक राज्यों में के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसको संयुक्त लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही एवं भारत परिषद का अंत कर दिया गया। ब्रिटिश शासन को सर्वोच्च मान लिया गया, उसकी सर्वोच्चता बनी रही। भारत परिषद जो था उसको समाप्त कर दिया गया। बर्मा, बरार एवं अदन को भारत से पृथक कर दिया गया। चूँकि भारत पहले बर्मा में ही था तो बर्मा, अदन और बरार इसको भारत से पृथक कर दिया गया। 1935 के अधिनियम का एक और प्रावधान जो कि अंतिम प्रावधान हम मान सकते हैं, 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघ बनाने की योजना कार्यान्वित नहीं हो पाई। 1935 के अधिनियम में संघ बनाने की जो योजना थी वो पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाई। हाँ, इस अधिनियम का प्रावधान अवश्य था लेकिन योजना कार्यान्वित नहीं हो पाई। फिर भी इस अधिनियम के कई प्रावधान लागू हो गए जो आज भी भारतीय शासन व्यवस्था का आधार बने हुए। फिर भी 1935 के अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान कार्यान्वित हुए जो आज हमारे संविधान का आधार बने हुए। वस्तुतः हमारा संविधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 को आधार बनाकर निर्मित हुआ है। हमारा जो संविधान है
1935 के अधिनियम को आधार बनाकर ही निर्मित हुआ है। अब हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश की संसद में ये पारित हुआ था और इस अधिनियम के द्वारा ही भारत को स्वायत्तता प्राप्त हुई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। यही वो अधिनियम था जिसने हमको आज़ादी दिलाई थी। तो इस अधिनियम के हम प्रावधानों पर एक प्रकाश और डाल लेते हैं और उस अधिनियम से हमने अपने संविधान में क्या लिया है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित इस अधिनियम द्वारा 20 धाराएं प्रस्तुत की गई थी। 4 जुलाई 1947 को यह प्रस्तावित हुआ था। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था या प्रस्तावित हुआ था और इसकी कुल मिलाकर के 20 धाराएं प्रस्तुत की गई थी, जिसके अनुसार 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान बनाए गए थे। इसकी 20 धाराएं जो प्रस्तुत की गई थी उनमें प्रमुख बात थी भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बनाए गए थे। दोनों में एक एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया था, जो कि आज दोनों के लिए राष्ट्रपति की तरह काम करता है। इस अधिनियम के द्वारा यह निश्चित किया गया कि भारत के संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही किया जाएगा। इस अधिनियम में का मुख्य जो हम हमारे संविधान पर प्रतिबिंब दिखाई देता है वो ये है कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार ही शासन चलाया जाएगा। हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 के पहले तक जो भी भारत में शासन चलाया गया वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही चलाया गया। जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ और फिर हमारे संविधान के अनुसार शासन चलाया गया। किंतु हमारे संविधान पर 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी, 1773 का